सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्ट एनालिस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि अगर निकालना दोस्तों किसी की बुद्धि लब्धि द्वारा ही पता चल पाता है कि जो बच्चा है वो किस बुद्धि स्तर का है, वो जड़ बुद्धि है या सामान्य बुद्धि है या प्रतिभाशाली है। तो उसका पता करने के लिए इस बुद्धि लब्धि सूत्र का यूज किया जाता है। ठीक है, बुद्धि लब्धि सूत्र निकालने का जो फार्मूला होता है या बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? मानसिक आय गुणे वास्तविक आय, वास्तविक आय गुणे मानसिक आय, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 या वास्तविक आय प्लस मानसिक आय। तो बुद्धि लब्धि निकालने का जो फार्मूला होता है ये होता है दोस्तों मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 होता है। अगर किसी बच्चे की मानसिक आय या बुद्धि लब्धि दोस्तों ज्ञात हो, वास्तविक आय दिया हो, तो मानसिक आय जो है इसी फार्मूले के द्वारा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा कि बुद्धि लब्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि लब्धि का जो सिद्धांत है दोस्तों उसको किसने दिया था? बीने एंड साइमन बीने के द्वारा दोस्तों बुद्धि लब्धि के सिद्धांत को दिया गया था। बुद्धि लब्धि का जो द्विकारक सिद्धांत था जिसको जीएस फैक्टर भी बोला जाता है, जीएस फैक्टर या जीएस कारक सिद्धांत यह किसके द्वारा दिया गया था? यह आपको बता दें स्पीयरमैन के द्वारा इसको दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कोहलर का जो सिद्धांत था दोस्तों किससे संबंधित था? विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत या अभिप्रेरणा का सिद्धांत? तो कोहलर का सिद्धांत जो है कोहलर किससे संबंधित है दोस्तों? कोहलर जो थे वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दोस्तों दिया था जिसमें उन्होंने बनमानुष के ऊपर आप चैंपियनजी था दोस्तों एक, उस पर सुल्तान नामक का चैंपियनजी था उसके ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया था और सूझ का सिद्धांत जिसको कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है, जो बच्चा होता है उसका सामाजिक विकास जो है वास्तव में कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रारंभिक विद्यालय अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था से? तो बच्चे का जो सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है मतलब शुरुआत होता है उस शैशवावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। शैशवावस्था दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर जो 2 वर्ष की अवस्था होती है, एज होता है, वही शैशवावस्था कहलाता है और बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो इसी में प्रारंभ हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि पियाजे मुख्य रूप से के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास? तो पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को बताया है दोस्तों। पहला है संवेदी कामक अवस्था, दूसरा है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और प्रत्येक स्टेज के बारे में दोस्तों इन्होंने बताया है कि पहला जो स्टेज होता है दोस्तों उसमें संवेदी होती है, मतलब बच्चों में संवेदनात्मक विकास होता है। और दूसरा जो होता है इसमें आपको बता दें पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, इसमें प्रतीकात्मक चित्रण का विकास होता है दोस्तों, चित्रों को पहचानने लगता है बच्चा, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं और सभी प्रश्न दोस्तों एक बार फिर बता दें आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक एवं 1 और 2। आपको बता दें कि मानव विकास जो होता है, मानव विकास में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आपका बाल्यावस्था में शैशवावस्था में विकास होता है, उसमें क्या क्या चीज़ परिवर्तन होता है, या फिर बाल्यावस्था में विकास होता है, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, इसी तरीके से दोस्तों मृत्यु तक कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है जिसको मापा जा सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। और मानव विकास में कुछ चीज़ें क्या होती हैं? गुणात्मक होती हैं, इसलिए मानव का जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक है, दोनों ही होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलांक, मध्यमान, औसत या मानक विचलन कहते हैं। तो दिए गए प्राप्तांकों में से दोस्तों यहाँ पे कोई संख्या दी गई हो 2, 2, 3, 4, 5, फिर 3, फिर 4, फिर 4, तो इसमें अगर पूछ ले कि बहुलांक कौन सा है तो जो प्राप्तांक जो सबसे ज़्यादा बार आए, जैसे यहाँ पे 4 आए सबसे अधिक
बार आया है, तो यही क्या हो जाएगा, बहुलांक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि किसी अन्य व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल करना है। किसी, यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है कि किसी अन्य व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल करना ही क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अनुकरण कहलाता है। जैसे किसी को अपना आदर्श मान लेना और फिर उसी के तरह बाल हेयर स्टाइल चेंज करना, शरीर बनाना, ये सारी चीजें क्या है, अनुकरण कहलाती हैं। तो प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 9। जब मानव शरीर के एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण दूसरे अंग भाग में स्थानांतरित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो आपको बता दें कि जो मानव का अंग होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, और जब एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतर दूसरे भाग को हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हम लिखने का जो तरीका है, जो हम सीखे हैं बाएं हाथ से सीखे हैं, अगर उसी का यूज करके हम दाहिने हाथ से कोई चीज़ लिखना शुरू कर दें तो वही क्या कहलाता है, द्विपाक्षिक स्थानांतरण कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होता है दोस्तों, लिंग को महत्व देना। जैसे कोई शिक्षक होते हैं दोस्तों लड़कियों को महत्व देते हैं, तो कुछ शिक्षक होते हैं लड़कों को महत्व देते हैं, वो दोनों में भेदभाव रखते हैं, वही क्या कहलाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाता है। जब दोस्तों लैंगिकता के आधार पे बच्चों में को वर्गीकृत कर दिया जाए तो वही लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाती है। तो लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, लड़कों और लड़कियों को दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर छात्रों से काम करवाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। लड़कियों को कुश्ती में हिस्सा लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, भी गलत है। लड़कों को जोखिम लेने और साहसी के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि लड़कियां जो से किसी मायने में कम नहीं होती। जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकते हैं। इसलिए दोनों को, शिक्षक को चाहिए कि लड़के और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिका में रखने की कोशिश करनी चाहिए, दोनों में कोई भी अंतर नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे दोस्तों 11 है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। तो किसी भी कार्य को जारी रखने या प्रारंभ रखने या उसको जारी रखने की नियमित जो करने की प्रक्रिया होती है, क्या होती है दोस्तों, प्रेरणा होती है। अगर कोई चीज़ प्रेरणा के द्वारा दोस्तों कोई चीज़ प्रेरित हो जाता है कि हमको करना है, आंतरिक रूप से प्रेरित हो जाता है, तो उस काम के लिए दोस्तों उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एक बच्चा है, वो लगातार अपने स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, फिर कोचिंग जाता है, फिर पढ़ाई करता है, तो उसको शिक्षक के द्वारा या टीचर, घर के माता पिता के द्वारा उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती थी। इसका मतलब बच्चा क्या है, आंतरिक रूप से प्रेरित है, या उस क्या है, उसको प्रेरणा पहले से मिली हुई है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। विनय, साइमन ने, ईस्टर ने, टर्मन ने, सिल्बर्ट ने। तो मानसिक आयु का प्रत्यय दोस्तों किसने दिया था, विनय एंड साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। और मानसिक आयु दोस्तों ज्ञात करने के लिए, मानसिक आयु अगर हमको ज्ञात करना दोस्तों, तो हमको क्या पता होना चाहिए, बुद्धि लब्धि का फार्मूला। बुद्धि लब्धि जो होती है दोस्तों, उसका फार्मूला होता है मानसिक आय बटे वास्तविक आय और मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको मानसिक आय निकालना है दोस्तों, तो बुद्धि लब्धि गुणे वास्तविक आय बटे 100 से डिवाइड कर देंगे तो मानसिक आय निकल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, देखिएगा यहाँ पे, कीर्तिका जो घर पर ज़्यादा बात नहीं करती है, स्कूल में बहुत बातें करती है, यह दर्शाता है कि उसे अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके विचारों को स्कूल में स्वीकार किया जाता है। स्कूल बच्चों को बहुत सारी बातें करने की अवसर प्रदान करता है। शिक्षकों की मांग है कि बच्चों को स्कूल में बहुत सारी बातें करनी चाहिए। कृतिका जो घर में ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि उसके जो विचार हैं, उसके जो बोलचाल करने का तरीका है, वो सारी चीज़ें उसको घर में स्वीकार नहीं किया जाती, लेकिन उसके जो विचार हैं उसको स्कूल में स्वीकार किया जाता है। इसलिए उसको वहाँ पे ज़्यादा स्कूल में बात करती है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि किसी इच्छा या आवश्यकता के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होने वाला भावनात्मक तनाव क्या कहलाता है। यहाँ पे खाली स्थान है
कि भावनात्मक जो तनाव होता है वो क्या कहलाता है, संघर्ष कहलाता है, कुंठा, चिंता या क्रोध। तो किसी इच्छा या आवश्यकता के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होने वाला जो भावनात्मक तनाव होता है वो क्या होता है, कुंठा कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि विस्मरण की बीमारी को कम करने का उपाय है। अधिगम के अंतर्गत आता है। अधिगम का दोषपूर्ण रूप है, पाठ की पुनरावृत्ति है, स्मरण में कम ध्यान लगाना। विस्मरण मतलब कहने का मतलब है जो भूलने की बीमारी होती है, अगर किसी बच्चे में भूलने की बीमारी है, वह कोई चीज पढ़ता है और भूल जाता है, तो उसका एक ही तरीका है या उपाय है कि जिस पाठ को आप पढ़े हैं और उसको भूल जा रहे हैं तो बार बार उसका अभ्यास करिए, बार बार उस चीज को दोहराइए। ठीक है, पाठ की पुनरावृत्ति करने से उस विस्मरण से जो है वो निदान पाया जा सकता है।